हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 10 और 11 दोनों को। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 10 को, जिसका नाम है अ साउंड आर्ग्यूमेंट। एपिसोड की शुरुआत में हमें एरन दिखाई देता है जो आईने में देखकर खुद को लड़ने के लिए बोल रहा था। यहाँ हांजी आकर उससे पूछती है कि तुम किससे लड़ने को कह रहे हो। एरन कोई जवाब नहीं देता तो हांजी इधर उधर की बातें करने लगती है, जैसे एरन की नई हेयर स्टाइल उसे पसंद आई। एरन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर हांजी बोलती है कि मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तो हमने पूरी रात टाइटन्स के बारे में बातें की थी और मुझे भरोसा था कि तुम कभी हिस्टोरिया की जान खतरे में नहीं डालोगे। इसके बाद कहानी वापस 2 साल पीछे जाती है और अब तक पैराडिस का पोर्ट बनकर तैयार हो गया था और येलेना और बाकी के वॉलेंटियर्स को पूरे 1 साल बाद एरन को देखने का मौका मिला था। लिवाई कहता है कि तुम लोग इसे बस दूर से देख सकते हो। अब क्योंकि एरन के पास फाउंडिंग टाइटन है तो सर्वे कॉर्प्स किसी मार्लियन को उसके पास नहीं आने देती है और आज इनसे हिजुरू देश के लोग मिलने आ रहे हैं, जो इकलौता ऐसा देश है जो पैराडिस का दुश्मन नहीं है। और हिजुरू की तरफ से कियोमी यहाँ मीटिंग करने आई है। दोस्तों, कियोमी भी पैराडिस के लोगों के साथ मिली हुई थी और अब आपको समझ आ गया होगा कि ये विली का शो देखे बिना मार्ली से क्यों चली गई थी। कियोमी मिकासा से एक सिंबल दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। इस पर मिकासा अपने हाथ की पट्टी खोलकर दिखाती है और एक ऐसा ही निशान उसकी कलाई पर भी था और उसने आज तक बस एरन को ही यह दिखाया था। और ये निशान मिकासा के हाथ पर उसकी मदर ने बनाया था जब वो छोटी थी। कियोमी बताती है कि करीब 100 साल पहले उनके पूर्वज यहाँ आए थे क्योंकि वो राजा फ्रिट्स के अच्छे दोस्त थे और उनमें से एक शोगुन ने पैराडिस पर ही रुकने का फैसला किया था और मिकासा उसी शोगुन की वंशज है। फिर ग्रेट टाइटन वॉर के बाद हिजुरू देश काफी कमजोर हो गया। ब्रेक के दौरान पैराडिस के कुछ ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हिजुरू कौन सा जानवर है और ये कंट्री क्या होता है। इधर हिस्टोरिया ये बात जानकर काफी खुश होती है क्योंकि अब वो अकेली नहीं है जिसके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो मिकासा को छेड़ते हुए ये भी कहती है कि तुमने ये निशान सिर्फ एरन को ही क्यों दिखाया। फिर कियोमी बताती है कि जीक की वजह से ही आज वो यहाँ आई है। जीक ने इनसे एक सीक्रेट मीटिंग की थी जिसमें वो इनके लिए एक ओडियम गियर भी तोहफे में लेकर आया था। दोस्तों, ये वही ओडियम गियर है जो जीक ने मीके को मारने से पहले उससे छीन लिया था। जीक बताता है कि ये टाइटन्स को मारने का हथियार है और इसे चलाने के लिए एक स्पेशल टाइप का फ्यूल लगता है जो बस पैराडिस आइलैंड पर ही पाया जाता है। तो दोस्तों, कियोमी इस आइलैंड पर उस फ्यूल के लिए ही आई है जिसे वो बाहर के देशों में बेचकर अमीर बन सके। सबको पता चल जाता है कि ये बस पैसे कमाने के चक्कर में है। इसके बाद वो बताती है कि दुनिया को रंबलिंग से बचाने के लिए जीक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए रंबलिंग शुरू करे, सिर्फ दूसरे देशों को डराने के लिए। दूसरा कि हिजुरू की मदद से पैराडिस अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाए और एक मजबूत देश बने जिससे कभी रंबलिंग की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। तब तक इन्हें एक फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड टाइटन को संभाल कर रखना होगा और आने वाली पीढ़ी को पास करना होगा। और तीसरा स्टेप है कि जब जीक इस आइलैंड पर आएगा तो अपना टाइटन रानी हिस्टोरिया को पास कर देगा, जिससे हिस्टोरिया के पास सिर्फ 13 साल की जिंदगी बचेगी और उन 13 सालों में हिस्टोरिया को जितना हो सके उतना ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं जिससे रॉयल ब्लड वाले लोग कभी खत्म ना हो। तो बेसिकली अपनी परेशानी को आने वाली पीढ़ी पर डाल देना। हिस्टोरिया इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन एरन इस प्लान के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। हमें अपने बचे हुए टाइम में ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई पैराडिस की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हांजी कहती है कि तुमने अपने प्लान के लिए अब सभी को खतरे में डाल दिया है। एरन बोलता है कि अब मेरे पास वॉर हैमर टाइटन है, मैं कभी भी इस जेल को तोड़कर आजाद हो सकता हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं फाउंडिंग टाइटन हूँ। तुम जीक को भी नहीं मार सकते क्योंकि उसके पास सीक्रेट प्लान है। फिर एरन हांजी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो बताओ हांजी। ये कहते हुए एरन बहुत गुस्सा हो जाता है और हांजी यहाँ से चली जाती है। वो बस ये जानने आई थी कि अब एरन के दिमाग में क्या चल रहा है। इसी समय हम हिस्टोरिया को देखते हैं जो कि एक फार्म पर है और प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि जैसे ही जीक ने आइलैंड पर कदम रखा हमें हिस्टोरिया को टाइटन बनाकर जीक को उसे खिला देना था, लेकिन किसे पता था कि वो पहले ही प्रेग्नेंट होकर बैठ जाएगी।
और अब हमें वेट करना होगा जब तक वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे देती। कुछ ऑफिसर्स का मानना था कि हिस्टोरिया ने ऐसा जानबूझकर किया जिससे उसे टाइटन ना बनाया जाए और उसे ये आइडिया जरूर येलेना ने दिया होगा। आज ज़ीक अगर जिंदा है तो सिर्फ इसीलिए कि हिस्टोरिया प्रेग्नेंट है। नाइल से हमें हिस्टोरिया के हस्बैंड के बारे में पता चलता है। वो बचपन से ही हिस्टोरिया के पास रहता था और वो उसे परेशान किया करता था। शायद वो उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। जब हिस्टोरिया ने रानी बनने के बाद ऑर्फेनेज खोला तो वो आदमी यहाँ आकर खुद से ही काम करने लगा। उसने कभी अपने काम के पैसे नहीं लिए। उसे एक अच्छा आदमी समझकर हिस्टोरिया ने उससे शादी कर ली। खैर, हम देखते हैं कि ये ऑफिसर ने मार्ली वॉलेंटियर्स को अपना नौकर बनाकर रखा है। वो एक वॉलेंटियर से वाइन लाने को बोलता है और नीचे निकोलो उससे कहता है कि उन्हें ये वाली वाइन ले जाकर दो। इसके बाद कहानी वापस कुछ साल पहले जाती है, जहां एरन और उसके दोस्त ट्रेन के लिए पटरियां बना रहे थे। ये आइडिया एरन का ही था कि ये काम करने से उनकी कसरत भी हो जाएगी और पैराडिस का डेवलपमेंट भी। यहाँ हांजी और लिवाई आते हैं और इन्हें खबर देते हैं कि हिजुरु ने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। वो नहीं चाहता कि पैराडिस किसी और देश से दोस्ती करे ताकि सारे नेचुरल रिसोर्सेस हिजुरु अकेला बेच सके, जिसका मतलब बाकी के देश उनके दुश्मन रहेंगे और उन्हें रंबलिंग के भरोसे ही रहना होगा, जिसके लिए उन्हें ज़ीक को पैराडिस लाना होगा। और इसीलिए ये सभी मार्ली में घुसपैठ करने का प्लान बनाते हैं। एरन के दोस्त बातें करते हैं कि एरन के बाद उसका टाइटन कौन इनहेरेंट करेगा, क्योंकि अब एरन के पास ज्यादा समय नहीं है। मिकासा बोलती है ये काम मैं करूंगी। जीन उसे मना करते हुए बोलता है कि वो एक एक्रमैन है। पता नहीं एक्रमैन ब्लड के लोग टाइटन्स में बदल सकते हैं भी या नहीं, इसीलिए एरन का टाइटन वो खुद लेगा क्योंकि वो एरन से ज्यादा स्मार्ट है। कॉनी कहता है कि जीन आगे चलकर सर्वे कॉर्प्स का कमांडर बन सकता है, तो एरन का टाइटन मैं लूंगा। इस पर साशा कहती है कि टाइटन एक इडियट के हवाले करना सही नहीं है, इसीलिए मैं वो टाइटन लूंगी। जिस पर कॉनी बोलता है साशा तुम ये क्या कह रही हो, तुम जानती हो ना तुम मुझसे बहुत बड़ी इडियट हो। असल में ये सभी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इसीलिए वो खुद टाइटन बनना चाहते हैं ताकि बाकी के लोग अपनी पूरी जिंदगी जी सकें। एरन कहता है कि वो उसका टाइटन उनमें से किसी को नहीं देगा क्योंकि वो सब उसके लिए बहुत ज्यादा खास हैं और वो चाहता है कि वो सब एक लंबी जिंदगी जिएं। और ये सुन उन सभी लोगों के चेहरे लाल हो जाते हैं। आर्मिन कहता है कि ऐसा सनसेट की वजह से हो रहा है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और एरन को छोड़कर सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि अब एरन कितना बदल गया है। हो सकता है कि वो अपने भाई के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहा हो और हमें ही धोखा दे दे। कॉनी कहता है कि इसीलिए हमें एरन को भी मारने के लिए तैयार रहना होगा। मिकासा को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि एरन हमें बहुत चाहता है और हमारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। इस पर कॉनी बोलता है कि ऐसा होता तो वो हमें मार्ली में लड़ने नहीं बुलाता, हमारी जान को खतरे में नहीं डालता और आज साशा जिंदा होती। तुम जानती हो मिकासा, जब एरन को साशा की मौत की खबर मिली तो उसने क्या किया? वो कमीना हंसने लगा। क्या तुम बता सकती हो इसमें हंसने वाली क्या बात थी? आर्मिन कहता है कि मैं और मिकासा उससे बात करेंगे और जानेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर कुछ गलत होता भी है तो हमारे पास टाइटन सीरम है। हम एरन को मारकर फाउंडिंग टाइटन किसी और को दे देंगे। इसके बाद हम जंगल के बीच में ज़ीक को देखते हैं, जिस पर लिवाई 24 घंटे नजर रखे हुए है और उसकी स्क्वाड के बाकी मेंबर्स वाइन का मजा ले रहे थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं 11वें एपिसोड को, जिसका नाम है डिसीवर। एपिसोड की शुरुआत में हम गाबी और फॉल्को को देखते हैं जो कि जेल में बंद है। गाबी पैनिक अटैक आने का नाटक करती है और एक सोल्जर उसकी चिंता करते हुए अंदर आता है और तभी गाबी उस सोल्जर के सिर में एक ईंट से मार मारकर उसकी जान ले लेती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। फॉल्को को गाबी की ये बात पसंद नहीं आती कि उसने एक सोल्जर को मार डाला, लेकिन गाबी के दिमाग में तो बस यही भरा हुआ है कि इस पैराडिस आइलैंड के सभी लोग बुरे लोग हैं। ये लोग रात भर भागते हैं और अगली सुबह एक रिवर के पास रुकते हैं। फॉल्को कहता है कि तुम्हें अपना आर्म बैंड निकाल देना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। इतना कहकर फॉल्को उसका आर्म बैंड फाड़ देता है, लेकिन इससे गाबी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये इस बात की निशानी है कि मैं एक अच्छी एल्डियन हूँ। बताओ फॉल्को, तुम अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ मेरे पीछे क्यों आए? फॉल्को कुछ बोलता उससे पहले ही यहाँ काया नाम की एक लड़की आ जाती है। काया वही लड़की है जिसकी जान साशा ने बचाई थी और साशा के पेरेंट्स ने काया को तभी से गोद ले लिया था। गाबी काया को देखते ही उसे मारने का मन बनाती है, लेकिन फॉल्को उसे रोक लेता है और काया से कहता है कि वो दोनों अपने घर से भाग आए हैं। काया उन्हें अपने साथ अपने फार्म में ले आती है जहां वो साशा के पेरेंट्स के साथ ही डिनर करते हैं। फॉल्को इन्हें अपना झूठा नाम बेन और मिया बताता है और ये भी कि वो भाई बहन है। क्या हम कुछ दिन आपके फार्म पर रुक सकते हैं? साशा का फादर आर्थर उनका स्वागत करता है
और कहता है कि वो लोग जब तक चाहें उनके यहाँ रुक सकते हैं। और गाबी को नहीं पता कि जिस लड़की का उसने मर्डर किया था ये उसी की फैमिली है। ये लोग यहाँ रहने लगते हैं और काया उन्हें बताती है कि इस फार्म पर ज्यादातर लोग अनाथ ही हैं। रानी हिस्टोरिया ने हमारे लिए ये सब व्यवस्था की है। गाबी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें अपने पूर्वजों के किए पर जरा भी शर्म नहीं आती, जिस पर काया बोलती है कि क्या तुम्हें मार्ली में यही सब सिखाया जाता है। और अब काया रिवील करती है कि वो जानती है कि वो दोनों मार्ली से हैं। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, लेकिन उसने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये दोनों बुरे लोग हैं। ये जानते ही गाबी काया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फॉल्को उसे रोक लेता है। इसके बाद काया इन दोनों को अपने विलेज ले जाती है और इन्हें अपनी मदर की डेथ की कहानी सुनाती है और उसकी गाबी के साथ बहस भी होती है। गाबी का कहना था कि तुम जैसे डेविल्स यही डिजर्व करते हो, लेकिन काया कहती है कि इन सब में उसकी मदर की क्या गलती थी, उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था कि हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को सताया था। वहीं इस बहस के बीच फॉल्को चुप था क्योंकि वो जानता था कि मार्ली ने ही पहले पैराडिस पर अटैक किया था। और धीरे धीरे गाबी को भी ये बात समझ आ रही थी कि पैराडिस के लोग भी बिल्कुल उनके जैसे ही हैं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा, सभी लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर काया उन्हें साशा के बारे में बताती है कि कैसे एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी और वो भी बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहती है, इसीलिए वो इन दोनों की मदद कर रही है। इसके बाद हम कियोमी को देखते हैं जो पैराडिस को मार्ली पर हुए अटैक के लिए बधाई देती है। साथ ही उसने पैराडिस के फ्यूल से चलने वाला एक एयरप्लेन भी बना लिया है जिससे वो रंबलिंग का मजा आसमान में उड़ते हुए ले सके, जिसका मतलब है कि पैराडिस आइलैंड रंबलिंग की तैयारी कर रहा है। वो दुनिया को अपनी पावर दिखाकर डराना चाहता है क्योंकि वो जानते हैं कि जो कांड वो मार्ली में करके आए हैं उसके लिए पूरी दुनिया की आर्मी जल्द ही पैराडिस पर अटैक जरूर करेगी और रंबलिंग ही इनका आखिरी ऑप्शन है। लेकिन इन्हें एरन और जीक पर भरोसा नहीं है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है क्योंकि अगर एरन ने फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज की तो वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो दुनिया भर के सभी एल्डियंस की मेमोरी को मिटा सकता है या बदल भी सकता है। और फ्लॉच जो अब पूरी तरह से एरन की साइड में है, उसने आम जनता में ये बात लीक कर दी है कि एरन और बाकी वॉलेंटियर्स को कैद किया गया है। और हाँ जी, पब्लिक को कोई जवाब नहीं दे पाती है। साथ ही रंबलिंग के लिए शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट को भी खाली करवाया जा रहा है। शिगानशिना सबसे बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट है, तो रंबलिंग ट्राई करने के लिए उससे बेहतर कोई और प्लेस नहीं हो सकती। फिर हांजी अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जाती है जहां फ्लॉच और उसके 3 रिक्रूट्स होल्जर, विम और लुइस थे। इन चारों ने ही सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। फ्लॉच कहता है कि एरन ने कुछ गलत नहीं किया है और उसे भी आजाद कर दो। हांजी कहती है कि हमने जीक के प्लान के लिए हाँ कर दी है, लेकिन तुमने जो बातें लीक कर क्राइम किया है उसके लिए तुम चारों को जेल में डाल दिया जाएगा। इनमें एक लड़की लुइस मिकासा की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि ट्रोस्ट आर्क में मिकासा ने एक टाइटन को मारकर इसकी जान बचाई थी। इधर मार्ली में राइनर गाबी और फॉल्को की आवाज अपने सपने में सुनकर जागता है और उसके पास पोर्को और पीग भी बैठे थे और ये तीनों ही पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मार्ली को पता चल चुका है कि जीक पैराडिस के लोगों के साथ मिला हुआ था क्योंकि उन्हें जीक की लाश नहीं मिली है। उसने मरने का नाटक किया और पैराडिस भाग गया। उनके ओडियम गियर्स भी मार्ली की टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किए गए थे, जिसका मतलब है कि 4 साल पहले जो बैटलशिप्स पैराडिस भेजी गई थी, जीक ने उसमें अपने फॉलोअर्स को भी भेजा था और वो 4 सालों से पैराडिस की मदद करके उन्हें एडवांस बना रहे थे। कैप्टन मेगाथ कहता है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे और ठीक 6 महीनों बाद पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस इकट्ठा होकर पैराडिस आइलैंड पर अटैक करेगी और उसका नामो निशान मिटा देगी। कॉल्ट कहता है कि 6 महीनों तक पता नहीं गाबी और फॉल्को का क्या होगा। वो काफी टैलेंटेड वॉरियर कैंडिडेट्स हैं और हमें उन्हें बचाना होगा। राइनर कहता है कि जीक भी यही सोच रहा होगा कि हम 6 महीनों तक अटैक नहीं करेंगे और अभी वो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे और इसीलिए हम पैराडिस आइलैंड पर तुरंत ही सरप्राइज अटैक करेंगे जिसकी उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं होगी। और एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मार्ली ने भी पलटवार करने का मन बना लिया है और वो जल्द ही पैराडिस पर अटैक करने वाले हैं। इन एपिसोड्स के मिड इन्फो कार्ड में कुछ खास नहीं था। एपिसोड 10 में हमें ये बताया गया कि हिजुरु देश क्या है और 11 में ये कि पैराडिस के लोगों को डेविल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड्स में बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। और आप किसकी साइड हैं, पैराडिस या मार्ली? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।